प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो शब्द से स्पष्ट है यहाँ पर स्थिर, स्थिर का मतलब जो स्थिर है। क्वाथी, क्वाथी शब्द लिया गया है यहाँ पे क्वथनांक से। आप जानते हो क्वथनांक, जिस पर पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है क्वथनांक, या फिर जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। और मिश्रण, मिश्रण किससे बनेगा? दो या दो से अधिक पदार्थों का। तो देखो हम डेफिनेशन देते हैं इसकी कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण। कोई भी दो पदार्थ या तीन पदार्थ आप मिला लो, तो दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में क्या हो, यहाँ पर संगठन समान रहता हो। यानी कि दो अवस्था है, द्रव और वाष्प, दोनों में संगठन क्या होना चाहिए? दोनों पदार्थों का जितने भी मिलाया आपने मिश्रण में, संगठन समान होना चाहिए। और वो मिश्रण में दोनों पदार्थ एक ही क्वथनांक ताप पर उबलने चाहिए। पहले तो अलग अलग उबलते थे, लेकिन अब मिश्रण बनने के बाद दोनों पदार्थ क्या हो, एक ही क्वथनांक ताप पर, निश्चित क्वथनांक ताप पर उबले, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। डेफिनेशन सुना, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो और दोनों एक ही स्थिर क्वथनांक ताप पर उबलते हो, क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। इतना सा है बस। अब देखो दो प्रकार का होता है, निम्नतम क्वथनांकी और एक उच्चतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी शब्द का मतलब क्या है? जिसका क्वथनांक क्या हो, निम्नतम यानी कि कम हो। अब देखो जिसका क्वथनांक कम है, आपको पता है, तो थोड़े से टेम्परेचर पे वाष्पित हो जाएगा। जब थोड़े से टेम्परेचर पे वाष्पित हो जाएगा तो ज़्यादा वाष्प बनेगी। जब ज़्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प वापस ठंडी होगी तो गिरेगी, तो द्रव की सतह पे दाब डालेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा वाष्प बनेगी तो ज़्यादा गिरेगी, तो ज़्यादा वाष्प दाब हो जाएगा, तो अधिकतम वाष्प दाब हो जाएगा। तो निम्नतम क्वथनांक यानी कि जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पर अधिकतम वाष्प दाबी विलयन भी बोल सकते हो। दूसरा उच्चतम क्वथनांक की, जिसका क्वथनांक ज्यादा है, वो अधिक ताप पर उबलेगा, अधिक ताप पर वाष्प में बदलेगा। जब ताप अधिक चाहिए अपन को वाष्प बनाने के लिए, तो अपन कम ताप पे तो क्या करते हैं? पदार्थ ज्यादा वाष्पित होगा ही नहीं, तो वाष्प भी नहीं बनेगी, तो क्वथनांक वहां पर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो निम्नतम वाष्प दाब यानी कि क्वथनांक अधिक रहेगा तो वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो देखो दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान हो और साथ ही एक ही स्थिर ताप पर वो उबलते हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। पहला आता है निम्नतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें आप दोनों पदार्थ को मिला दो, दो अवयव मिला दो, दोनों अवयवों के क्वथनांक से बनने वाला मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? कम। यानी कि इसमें क्या होता है? बनने वाले मिश्रण का क्वथनांक दोनों अवयव जिनसे मिलकर वो बना है उसके क्वथनांक से क्या होता है? कम होता है। तो निम्नतम क्वथनांक एग्जाम्पल याद। उच्चतम क्वथनांक यानी कि जो बनने वाला मिश्रण रहेगा स्थिर क्वाथी मिश्रण, उस मिश्रण का क्वथनांक क्या हो? अधिक हो। किससे? जिससे मिलकर उनको बनाया गया उन दोनों अवयवों से अधिक होता है, तो क्या कहलाएगा? उच्चतम क्वथनांक। एग्जाम्पल हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक क्लियर है। अब इसके बाद देखो इस चैप्टर के मैंने आपको कहा था कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स है, दो न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे जिनको आप सोल्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं आई तो पूछिए। आपने किसी ने नहीं पूछा मतलब सबको आ गए। फिर भी मैं तो बता देता हूँ, नहीं तो फिर कोई कहेगा सर नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, सोल्व हो रहे, मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो देखो 20 ग्राम तो बेंजीन है, तो विलय हो जाएगा, और 0.3 ग्राम क्या हो गया? विलय। तो देखो हमने गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। विलय की ग्राम में मात्रा 0.3 ग्राम, विलय की ग्राम में मात्रा 20 ग्राम। विलय का हिमांक का उन्नमन, हिमांक में उन्नमन ΔTF बराबर कितना दिया हुआ है? 0.317 केल्विन। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा निकालनी। तो देखो बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा, तो बेंजोइक लिख देंगे हम, बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा अल्फा निकालनी है हमें। और बेंजीन के लिए KF यानी कि मोलल हिमांक स्थिरांक उसने दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले आप जानते हो निकालना है संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा अल्फा बराबर मैंने आपको पढ़ाया था आयोटा -1 और 1 - n, ये फॉर्मूला आया था। आयोटा की वैल्यू चाहिए, तो आयोटा कहाँ से लाओगे आप? n की वैल्यू चाहिए, आयोटा की वैल्यू चाहिए। आयोटा कहाँ से आता है हमारे पास? आयोटा होता है प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, सबको पता है।
प्रेक्षित मान तो अपन को निकालते हैं उसको कहते हैं, और सैद्धांतिक तो किसी भी पदार्थ का अपन उसके क्या कर सकते हैं, सूत्र से उसका अनुभार लिख सकते हैं, तो वो सैद्धांतिक हो जाएगा। परंतु सैद्धांतिक तो अपन निकाल लेंगे यहाँ पर, लेकिन प्रेक्षित तो निकालना पड़ेगा ना अपन को, तो प्रेक्षित अनुभार अपन को जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आयोटा का मान निकाल रहे हैं। आयोटा का मान निकालने के लिए प्रेक्षित अनुभार की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हम जानते हैं क्वथनांक में प्रायोगिक रूप से सिद्ध हुआ है। मैं आपको एक फॉर्मूला व्युत्पन्न करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये पहले से लिखा हुआ है, अपन व्युत्पन्न करते हैं। व्युत्पन्न कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। प्रायोगिक रूप से सिद्ध हुआ है कि हिमांक में अवनमन मोललता के क्या होता है, यहाँ पर समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बराबर का एक नियतांक आ जाएगा KF। फिर देखो ये मोललता, और मोललता क्या होती है आपको अच्छे से पता है, विलायक W की ग्राम में मात्रा। विलायक के 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। अगर आप किलोग्राम लोगे तो यहाँ पर क्या है, 1000 का भाग नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ग्राम में लोगे तो 1000 का भाग दोगे, जो कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1000 से ऊपर अपन को मल्टीप्लाई। तो देखो विलायक के 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या n क्या कहलाती है, उसकी मोललता कहलाती है। अब मोलों की संख्या आप जानते हो कि विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार, यही तो होता है। हमें निकालना क्या है, विलेय पदार्थ जो आपको दिया गया है उसका प्रेक्षित अनुभार निकालना है। प्रेक्षित का मतलब अपन ज्ञात करेंगे, तो विलेय का अनुभार निकालना है। तो इसको इधर ले आओ आप, बराबर नीचे है, बराबर किधर आते हैं, कहाँ जाएगा ऊपर, तो m विलेय पदार्थ का अनुभार निकालना है। विलेय पदार्थ का अनुभार बराबर, इधर क्या है आपके पास, क्या बचा, KF। आप डेल TF को बराबर किधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा नीचे डेल TF। सेम बाकी को अपन क्या कर देंगे, ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। क्या बचा, विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000, नीचे क्या बचा, विलायक। विलायक की किसमें, ग्राम में है, ऑलरेडी अपन 1000 से कर दिया। हो गया फॉर्मूला हमारे पास। अब देखो विलेय का अनुभार निकालने के लिए KF कितना दे रखा है यहाँ पर, ऑलरेडी उसमें 5.1 लिख दिया। डेल TF कितना दे रखा है उसने यहाँ पर, देखो 0.317 इंटू विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 0.3 ग्राम, तो 0.3 ग्राम लिख देंगे अपन, इंटू 1000 रख दिया। विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक कितना है बेंजीन, देखो यहाँ पर 20 ग्राम, सब उसने दे दिया। अब देखो थोड़ा सा जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको ही करना है, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इनको जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जाएगा 241। 241 क्या है आपके पास, विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ कौन है यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का ये 241 विलेय पदार्थ है। विलेय कौन है यहाँ पर, विलेय बेंजोइक अम्ल है, आप जानते हो बेंजोइक अम्ल है का आपने निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेक्षित अनुभार आपके पास प्राप्त हो गया। समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास प्रेक्षित पता हो गया, सैद्धांतिक तो आप फॉर्मूले से निकाल ही सकते हो, तो सैद्धांतिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर देखो एक लैंग्वेज में लिख देंगे चूंकि लगा के, चूंकि बेंजोइक अम्ल का जो सैद्धांतिक अनुभार होता है वो कितना होता है यहाँ पर 22। तो ध्यान देना, बेंजोइक एसिड का सैद्धांतिक अनुभार कितना होता है यहाँ पर 122 होता है। लेकिन प्रेक्षित हमें कितना प्राप्त हुआ है, देखो आप, प्रेक्षित अनुभार हमें प्राप्त हुआ है 241, लगभग दुगना प्राप्त हुआ है हमें। कैलकुलेशन की थोड़ा सा 122 तो दुगना हो गया लगभग, थोड़ा बहुत पॉइंटों में वेरिएशन आ सकता है क्योंकि कैलकुलेशन अपन किस हिसाब से करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, आयोटा निकाल सकते हो। आयोटा बराबर क्या होता है, नॉर्मली आप जानते हो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। परंतु मैंने कहा था कि अनुभार के संदर्भ में जब भी निकाला जाता है तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। कैसे, सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित, तो सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित अनुभार ये होता है। सीधा लिख देता हूँ, लैंग्वेज तो आपके PDF में लिखी हुई है। सैद्धांतिक अनुभार कितना प्राप्त हुआ अपन को, कितना होता है, इतना होता है 122, और प्रेक्षित कितना प्राप्त हुआ 241। तो 122 में आप 241 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा 0.506। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गया, आयोटा की वैल्यू
आयोटा यानी कि 1/2 गुणांक की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब देखो ये 122 कैसे आया, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेंजीन होती है, बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ जाता है तो उसे बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। तो बेंजीन में क्या है C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो 5 रह जाएगा, इससे क्या जुड़ गया COOH। अब इसका निकाल सकते हो ना, 6 एक साथ तो कार्बन 2 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन जोड़ लेना, आराम से आपको 122 आ जाएगा। आगे देखो हम पढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू, संगुणन की मात्रा। अब देखो संगुणन की मात्रा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आयोटा -1 और 1 - n, यही फॉर्मूला है आपका। इसी फॉर्मूले में अपन को क्या करना है, कितने अणु कितना प्राप्त हो रहा है अपन को, देखो यहां पर 2 अणुओं का संगुणन हो रहा है तो n की वैल्यू अपन कहां से रखेंगे, n बराबर 2, ये रखेंगे। कैसे रखेंगे कि 2 अणु मिल रहे हैं इसके, क्योंकि प्रेक्षित अनुभार तो 241 प्राप्त हुआ है, जबकि सिद्धांतिक तो 122 ही होता है, इसका निकालते हैं तो 122 में दुगना प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसके 2 अणु मिल जाते हैं और द्विलक बना लेते हैं, वही एसिटिक अम्ल की तरह। तो यहाँ पर द्विलक बनाने के कारण क्या हो जाएगा, इसका दुगना प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि जब निकालोगे आप प्रेक्षित तो उसमें क्या है, 2 अणु का आपके एक साथ निकलता है। तो यहाँ अपन ये जो आपने मान लिखा है ना, इसमें चाहो तो आप आगे n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर n से अपन को ध्यान रखना है, इसमें अपन को करना पड़ेगा। तो अब देखो आयोटा = n कितना है, 2, आयोटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.506, फिर -1, फिर अपॉन 1 - n की वैल्यू कितनी 2। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, बराबर 2 अपनी जगह, 0.506 में से 1 घटा रहे हो, एक तो बड़ी संख्या है और ये क्या है 0.50, यानी कि आधा ही ये लगभग, तो इसको आप घटा रहे हो, जो भी आपके पास मान बचेगा 0.494, ये हमारे पास बच जाएगा। 1 को घटाओगे तो 0.85 है, ये 6 को मत मानना, 0.85 है, आधा है, मतलब ये 1 है तो लगभग आधा बच जाएगा। पूरा मैंने एग्जैक्ट घटा दिया, चूंकि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी घटाओगे तो बचेगा जो मान किसका आएगा, माइनस का। ये आगे 2 बच गया, 1 - 2 तो क्या बच जाएगा, -1। इस प्रकार जब हम इसको लास्ट में सोल्व करते हैं ओवरऑल, तो हमारे पास ये आंसर आता है इसका 0.988। ये तो हमारे पास क्या आता है, संगुणन की मात्रा आ जाती है। परंतु ये परसेंटेज थोड़ी है, परसेंटेज तो 100 में से निकालते, तो इसको हम 100 से गुणा करते हैं मर्जी से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो 98.8% लगभग क्या आ जाएगी हमारी संगुणन की मात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देखो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको आगे का कुछ याद नहीं है तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है। देखो फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने कल बोल दिया था भाई आप भी कोशिश करो ताकि मैं जब दोबारा बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, देखो आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अणुभार एवं प्रेक्षित अणुभार इतना इतना प्राप्त होता है। तो देखो वो वहां पर सैद्धांतिक भी दे दिया उसने, प्रेक्षित भी दे दिया। चाहो तो आप सवाल को जमा सकते हो, नहीं जमाओ तो मैं तो यहाँ पे सीधा सोल्व करवा देता हूँ। सैद्धांतिक तो ये रहा आपका और प्रेक्षित ये रहा, दोनों दे दिया उसने क्रमशः है। फिर इसका वांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। वांटाप गुणांक आयोटा इज इक्वल टू, जानते हो आप, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक ये होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अणुभार की बात कर रहा है, सैद्धांतिक अणुभार। अणुभार के संदर्भ में अगर मोलों की संख्या के संदर्भ में हो तो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक होता है, लेकिन अणुभार के संदर्भ में मैंने बताया उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। क्या, सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित, सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार तो कितना है इसका, देखो आप, सैद्धांतिक अणुभार है इसका 58.2 और प्रेक्षित अणुभार कितना है इसका 30। तो आयोटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1.94। ये तो आयोटा आपने निकाल लिया। दूसरा क्या पूछा है इसने, वियोजन की मात्रा। तो देखो वियोजन की मात्रा किससे दर्शाते हैं अपन, वियोजन की मात्रा वही अल्फा से ही दर्शाते हैं। और वियोजन की मात्रा को दर्शाने के लिए, वियोजन संगुणन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को दर्शाने के लिए आयोटा -1 और 1n-1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले से आप जानते हो आप पदार्थ AB का जब यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो AB पदार्थ कितने अणुओं में टूट सकता है, एक तो A में टूटेगा और एक B में, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी 2, तो n इज इक्वल टू इसके लिए 2 आ जाएगी। तो अब देखो आपको क्या करना है, वियोजन की मात्रा अल्फा है तो निकालने, तो अल्फा बराबर
आयोटा की वैल्यू 1.94 और -1 बटा n की वैल्यू 2 - 1 रख दिया अपन ने। और अब क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। तो 1.94 में से क्या बच जाएगा 0.94 और नीचे क्या बच जाएगा 2 - 1। इसमें आप क्या करोगे 0.94 में आप 1 का भाग दे दोगे, आपको पता है वही आने वाला है, तो बराबर 0.94 हमारे पास आ जाएगा। 0.94 आप या तो ऐसे लिख सकते हो वैल्यू, परसेंटेज नहीं लिखोगे तो केवल आपने अल्फा लिखा। अगर आपको प्रतिशत लिखना है तो यहाँ आप क्या करोगे 94% करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। देखो ये आपके जो 2 सूत्र यहाँ पे दिए हुए ना थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं आपके टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक अलग है आपका, ये अलग है, परंतु उन्होंने जब न्यूमेरिकल दे ही दिए तो अपन को तो सोल्व तो करने ना, तो जो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई होते हैं वो मैंने आपको बना के लिख दिए, आप सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिए और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच मी। अब इसके बाद आपको जो बचते हैं वो सारे टॉपिक खत्म और कोई चीज़ नहीं बचती लगभग। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं।